Hello friend, in this lecture we will see the last bit of our first chapter, that is limitation of first law. Okay, so until now we have finished all the theories and numericals on the first law of thermodynamics. That is, we have seen steady flow energy equation, application of steady flow energy equation to various devices and numerical on steady flow energy equation. ये हमने आज तक कवर किया है. आज हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो हम इसमें क्या अब आज बोलने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो मालूम ही चाहिए व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको सबको मालूम है, और उसके क्या क्या लिमिटेशन है मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? you know there are number of statement of first law of thermodynamics. ओके, तो कुछ बोलता हूँ मैं, जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसे कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो दिस इज जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ की. जैसे कि आपको मालूम है, थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क. हीट और वर्क के बीच का जो कन्वर्जन है, इसकी स्टडी मतलब थर्मोडायनामिक्स. तो हम सिर्फ दो ही टाइप के एनर्जी कंसिडर करेंगे, हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी. ओके, सो बाय यूजिंग दैट वी कैन से दैट नो मशीन कैन प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी. मतलब मशीन तब तक कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कि आप कोई दूसरी एनर्जी उस मशीन को सप्लाई ना करें, या वो मशीन कोई दूसरी एनर्जी कंज्यूम ना करे, तब तक उस मशीन से वर्क नहीं निकलता है, क्योंकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड आपको मालूम है कि वर्क को, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ओके, so this is a popular statement of first law, that is, it is impossible to construct a machine which convert or which supplies work done continuously without consuming any type of energy. ओके, इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन. मतलब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की एक स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ दो ही टाइप की एनर्जी कंसिडर करेंगे, वर्क और हीट. और जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसे भी टाइप के एनर्जीज कंसिडर करता है, पोटेंशियल, प्रेशर, काइनेटिक वगैरह वगैरह. ओके, तो ये होगा पहला हमारा स्टेटमेंट, दैट इज़ वर्क को हम क्रिएट भी नहीं, मतलब एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सिर्फ कन्वर्टेबल है. वैसे ही जैसे कि कोई मशीन तब तक वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि उसे हम एनर्जी सप्लाई ना करें. तो इसके आज हम लिमिटेशन देखेंगे. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. समझो हमारे पास एक कप ऑफ टी है, हॉट एक कप में चाय रखी हुई है टेबल पे. तो अब उस चाय के साथ क्या क्या हो सकता है? दो चीज़ें. जो टी है, मतलब जो चाय है, वो अपनी हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट कर सकता है और खुद कूल हो सकता है. क्लियर? जो हॉट टी है, इट कैन रिजेक्ट इट्स हीट टू द सराउंडिंग एंड बिकम कूल. जितनी हीट वो चाय रिजेक्ट करेगा, उतनी हीट सराउंडिंग गेन करेगा. ओके, इसमें फर्स्ट लॉ का कुछ भी वायोलेशन नहीं है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ करेक्ट है कि हीट एनर्जी दूसरे मतलब चाय से सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है, इसमें एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज़ करेक्ट. लेकिन अब उसका उल्टा भी हो सकता है. अब उल्टा क्या हो सकता है? जो भी हमने हॉट ऑफ कप ये टी है, ये गर्म है. पहले केस में क्या हो सकता है? ये कप अपनी हीट सराउंडिंग को दे देगा. ओके, जितनी हीट टी सराउंडिंग को रिजेक्ट करेगा, उतनी हीट सराउंडिंग गेन करेगी. ओके, नाउ दूसरा भी हो सकता है, दिस कप कैन टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड बिकम हॉट. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस कप के साथ में? वो सराउंडिंग से
हीट ले सकता है, जितनी हीट सराउंडिंग उस कप को देगा वो उतनी हीट वो कप गेन करेगा, मतलब कप सराउंडिंग से हीट लेकर हॉट रहेगा। बराबर, क्लियर? मतलब अगर हम हॉट कप टेबल पे रखते हैं चाय का, तो दो पॉसिबिलिटी है, वो अपनी हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट करके कूल हो सकता है, या सराउंडिंग से हीट लेके हॉट रह सकता है। दोनों भी केस में फर्स्ट लॉ करेक्ट है, फर्स्ट लॉ का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ। ओके, बट नेचुरली क्या होता है, आप सबको पता है कि नेचुरली कप अपनी हीट सराउंडिंग को देगा और कुछ टाइम के बाद में कूल होगा। क्लियर? नेचुरली ऐसा नहीं होगा कि आपने हॉट कप टेबल पे रख दिया और कुछ देर के बाद भी वो हॉट ही है, मतलब सराउंडिंग से हीट ले रहा है और फिर भी वो हॉट ही है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? कुछ देर में नेचुरली क्या होगा, कप अपनी हीट सराउंडिंग को देके कूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो केसेस थे और दोनों भी केसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ सही थे। मतलब हम ये कह सकते कि फर्स्ट लॉ डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बोलता है। ओके, मतलब अलोन फर्स्ट लॉ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट एनी हैपनिंग ऑफ प्रोसेस। मतलब अगर कोई प्रोसेस हैपन होगी तो हम सिर्फ फर्स्ट लॉ यूज़ करके वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस केस के डायरेक्शन में हैपन होगी। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि कप है, तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ध्यान में रखते हुए ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कप हॉट रहेगा या कूल होगा, क्योंकि दोनों भी केस में फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक ही होती है, दूसरी होती नहीं है। तो दूसरी क्यों नहीं होती है, इसका ये दिस इज नथिंग बट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो उसके लिए हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है, बता नहीं सकता है कि प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। अकेले फर्स्ट लॉ, अलोन फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट प्रोसेस। उसके लिए हमें उसके साथ में सेकंड लॉ भी चाहिए होगा। मतलब जब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सेटिस्फाई होगा तभी प्रोसेस उस डायरेक्शन में हैपन होगी। ओके, तो फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट वेदर सर्टन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। ओके, जैसे कि हमारा एग्जांपल कप ऑफ टी, वो कूल होगा या हॉट होगा, तो दोनों भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। हम बता नहीं सकते, कब तक बता नहीं सकते, जब तक हम सेकंड लॉ नहीं पता करेंगे। इन शॉर्ट सेकंड लॉ में आपको बोल देता हूँ, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब देखो, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। बराबर, मतलब कप में हॉट टी है तो हीट हॉट टी से सराउंडिंग को फ्लो होगी। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ जब हमें मालूम रहेगा तभी हम बता सकेंगे कि कप कुछ देर के बाद ठंडा होने वाला है। बराबर, विदाउट सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ प्रोसेस। ओके, दूसरी चीज़, द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट लॉ डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है कि कौन से डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी। क्लियर? अब हॉट कप ऑफ टी है तो उसमें से हीट सराउंडिंग की तरफ फ्लो होगी, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता। फर्स्ट लॉ दोनों केस बताता है कि सराउंडिंग से भी हीट कप की तरफ फ्लो होगी या कप से भी हीट फ्लो सराउंडिंग की तरफ फ्लो होगी। उसके हिसाब से दोनों भी चीज़ें बराबर है, लेकिन बराबर एक ही है कि हीट कप से सराउंडिंग की तरफ फ्लो होगी, वो फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताएगा। ओके, फर्स्ट लॉ इज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ हमें किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगा वो बताता भी नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल, इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी और वाइस वर्सा। मतलब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो होगी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी फ्लो होगी, ये फर्स्ट लॉ अकेले नहीं बताता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब तीसरा है, इट डज नॉट प्रोवाइड एंड स्पेसिफाई सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रोसेस टू टेक प्लेस। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हीट है, जो वर्क है, वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है।
जो वर्क है वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारा वाटर हीटर रहता है, बकेट में जो हम हीटर डालते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक वर्क हम सप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 100% हीट में कन्वर्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर गर्म होगा, मतलब जितना किलो जूल वर्क हमने उस वाटर को सप्लाई किया उतना हीट वो वाटर होगा। मतलब वर्क कंप्लीटली कन्वर्ट होता है क्यू में, ओके। लेकिन क्यू कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है वर्क में। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, बॉयलर को हीट सप्लाई करते हैं, उससे हमें टरबाइन में वर्क मिलता है, बराबर। जितना हीट हम बॉयलर में सप्लाई करेंगे उतना वर्क डन टरबाइन में नहीं मिलता है। थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी 40% है, मतलब अगर हमने 100 किलो जूल हीट सप्लाई की तो हमें सिर्फ 40 किलो जूल वर्क मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट कभी भी नहीं होता है। आप आईसी इंजन का एग्जांपल देख लो। हम जितना पेट्रोल गाड़ी को देते हैं और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतना वर्क प्रोड्यूस नहीं होता, उससे कम वर्क प्रोड्यूस होता है। आईसी इंजन की इफिशियंसी ऑलमोस्ट 60% रहती है, मतलब सिर्फ 60% जो हीट हमने सप्लाई की है वर्क में कन्वर्ट होती है, ओके। सो मैंने अभी दो चीज़ें कहा कि वर्क टोटली हीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हीट टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, ओके। और ये भी हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताता। इट डज नॉट provide the specified sufficient condition for process to take place, okay। So this law is silent about its percentage of conversion of energy from one form to another form। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितना परसेंट एनर्जी का कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता है, ये भी हमें सेकंड लॉ ही बताएगा, बराबर। मतलब वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताएगा। So this is also a third limitation of first law of thermodynamics। इसमें लिखा है वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क हीट, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जितना वर्क दिया उतना हीट मिलती है, लेकिन जितना हीट दिया उतना वर्क नहीं मिलता। क्लियर? सो दीज आर दी थ्री मेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, हमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितने परसेंट में कन्वर्ट होगी ये भी नहीं बताता है, और तीसरा कि प्रोसेस पॉसिबल है क्या नहीं है वो भी हमें नहीं बताता है। मतलब एक चीज़ ध्यान में रखो, किसी प्रोसेस को अगर हैपन होना है तो उसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को फुलफिल करना होगा, मतलब दोनों को ओबे करना होगा। जब प्रोसेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को ओबे करेगी तभी वो उस डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्लियर? इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और सेकंड लॉ क्या है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इसीलिए जो कप में रखा हुआ टी है कूल हो गया, क्यों? क्योंकि हीट हॉट टी से कोल्ड एटमॉस्फेयर की तरफ चला गया, ओके। और पूरा का पूरा हीट सराउंडिंग को चला गया, तो वो दोनों लॉ ओबे हो गए, फुलफिल हो गए, तभी वो उसी डायरेक्शन में प्रोसेस हैपन हो गई। उल्टे डायरेक्शन में वो प्रोसेस हैपन नहीं हुई, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में वो सेकंड लॉ को वायलेट करती है। उल्टे डायरेक्शन मतलब सराउंडिंग से हीट लेके गर्म रहेगा, ओके। दो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ये एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो आप अलग अलग एग्जाम्पल देके इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा बिट है PMM1। PMM1 का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन of first type or first kind। What is PMM1? Perpetual motion machine of first kind। So what is perpetual motion machine? Perpetual sorry, perpetual perpetual motion machine is the imaginary machine which violates first law of thermodynamics। ये एक इमेजिनरी मशीन है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है।
फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि कोई भी मशीन कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कि उसे कोई दूसरे टाइप की एनर्जी हम सप्लाई नहीं करें, बराबर। मतलब जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी मशीन को तब भी वर्क प्रोड्यूस होगा। जब तक हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे ये हमें ऐसा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मशीन टू प्रोड्यूस वर्क। ये इम्पॉसिबल है कि मशीन में कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है, वर्क मिल रहा है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन परपेचुअल मोशन क्या बोलता है कि इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो इमेजनरी है। सो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज दैट टाइप ऑफ मशीन विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूसली वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। परपेचुअल मोशन मशीन हमें कंटिन्यूसली वर्क देगा किसी भी टाइप की एनर्जी कंज्यूम करने के बिना, और ऐसा होता नहीं है, ये इमेजनरी मोशन है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, हमने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, तब ये प्रूव होगा है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके, तो उसके वायलेशन के लिए क्या बोलेंगे उसको, उसके फिजिबिलिटी के लिए ये कंसेप्ट निकला है कि हमने अगर परपेचुअल मोशन मशीन बना ली तो इसका मतलब हमने फर्स्ट लॉ को वायलेट कर दिया। ओके, लेकिन आज तक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बनी नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेक्ट है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। सो पीएमएम इज इमेजनरी मशीन है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है, वो एक्चुअल में है नहीं। तो ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और परपेचुअल मोशन मशीन। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इससे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।